एक बहुत दूर रहस्यमय जादुई दुनिया में एक जादू का स्कूल है जो बड़े घास के मैदानों से घिरा है। यही है चिस्टन मैजिक एकेडमी। इस स्कूल के अंदर एक लड़की जो दोपहर होने वाली है सो रही है। उसका नाम है लुईज। वो चिस्टन के एक अमीर खानदान वालियर परिवार की तीसरी बेटी है। धूप सीधी उस पर पड़ी और लुईज की आंख खुल गई। तभी ग्रामॉन्ट नाम का लड़का कहता है कि ये संयोग है कि उसका तत्व भी धरती है, बिल्कुल शेवरोस मैम की तरह, और उसका नाम ग्रामॉन्ट ग्रीन मेडो है। जवाब बिल्कुल सही था। शेवरोस मैम ने बताया कि धरती का तत्व बहुत जरूरी है क्योंकि ये हर चीज को बनाती है। इसे समझाने के लिए उन्होंने 3 पत्थर निकाले और स्टूडेंट्स को सबसे बेसिक कीमियागरी की प्रैक्टिस करने को कहा। फिर उन्होंने अपनी जादुई छड़ी निकाली और जादू पढ़ा। तीनों छोटे पत्थर पीतल में बदल गए, जिसे देखकर पूरी क्लास हैरान हो गई। उदाहरण दिखाने के बाद टीचर ने एक स्टूडेंट को आगे आने को कहा। देखने के बाद उन्होंने सबसे आगे बैठी लुईस को चुना। लुईस कुछ लिख रही थी तो उसे खड़े होकर जवाब देना पड़ा। लुईस कुछ कर पाती, इससे पहले ही एक स्टूडेंट ने उसे रोक दिया। अजीब बात यह थी कि पूरी क्लास उसके साथ थी। एक लड़की तो खुद ही लुईस की जगह होमवर्क करने को तैयार हो गई। लुईस को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सब उसे रोक रहे थे। लुईस ने जिद पकड़ ली कि वो बोर्ड पर जाएगी ही जाएगी, और ये देखकर पूरी क्लास डर गई। यहां तक कि नीले बाल वाला एक लड़का तो बिना कुछ कहे भाग गया। लुईस ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और जादू पढ़ा। पत्थर ऐसे चमके जैसे अभी फट जाएंगे। उधर मास्टर ऑर्डो समनिंग पर बड़बड़ा रहे थे। तभी एक सफेद चूहा लुईस की पैंट से निकलकर उनकी तरफ भागा। चूहे से बात करके मास्टर ऑर्डो को पता चला कि लुईस ने आज सफेद रंग की अंडरवियर पहनी है। ये जानकर लुईस को वो मास्टर बहुत गंदा लगा और उसने धमकी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो सीधे राज परिवार को शिकायत करेगी। मास्टर ऑर्डो डर गए और बोले कि अंडरवियर दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर लुईस हमेशा इतनी कड़क रही तो उसकी शादी नहीं होगी। जब लुईस गुस्से में मास्टर ऑर्डो को पैर से दबा रही थी तभी एक धमाका हुआ। धमाका सुनते ही लुईस और मास्टर ऑर्डो समझ गए कि ये लुईस ने ही किया है। उनकी सेकेंड ईयर की क्लास टूट गई थी, पर अच्छी बात यह थी कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। तो ये असली वजह थी कि बच्चे हर बार लुईस को जादू करने से रोकते थे। वो कभी भी अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पाई और हमेशा सब कुछ बर्बाद कर देती थी। हमेशा फेल होने की वजह से लुईस का नाम लुईस जीरो पड़ गया था। टीचर को भी उम्मीद नहीं थी और वो धमाके के बहुत करीब होने की वजह से बेहोश हो गई। इसके बाद लुईस को पश्चाताप कक्ष में बुलाया गया। वो बाहर निकली तो ऐसा लगा जैसे ये रोज की बात है। वहां उसे उसकी सहेली फ्रेडरिका मिली। फ्रेडरिका ने मजाक किया कि लुईस को स्कूल से निकाल देंगे, पर हैरानी की बात यह थी कि लुईस को कुछ नहीं हुआ। वजह यह थी कि क्लास के बच्चों ने लुईस को रोकने की कोशिश की, लेकिन टीचर ने फिर भी उसे जादू करने दिया, इसलिए टीचर की भी गलती थी। चूंकि अगले दिन मास्टर को बुलाने फेमिलियर समनिंग का टेस्ट है, फ्रेडरिका ने लुईस को छेड़ा कि पता नहीं वो इस बार क्या बुलाएगी। लुईस ने कहा कि वो एक दिव्य शानदार सर्वेंट को बुलाएगी और सबको देखने के लिए कहा। उस रात फ्रेडरिका नहाते हुए सोच रही थी कि लुईस सच में क्या बुलाएगी। उधर लुईस को पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बोली थीं। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स मैदान में इकट्ठे हुए। ऊपर खड़े टीचर ने कहा कि ये सेकेंड ईयर का पहला टेस्ट है और ये वो दिन है जब सब अपने मास्टर फेमिलियर से मिलेंगे। बारी बारी से सबने अपने अपने मास्टर को बुलाया। एक लड़की थी, नाम मोंग। उसने कहा कि जो कोई भी अजीब या खराब मास्टर को बुलाता है वो पूरी जिंदगी के लिए शर्म की बात है। ये बात खत्म होते ही ग्रामॉन्ट वहां आया और मोंग से मीठी मीठी बातें करने लगा कि वो तो शानदार मास्टर को बुलाएगी। बातचीत खत्म हुई और ग्रामॉन्ट की बारी आ गई। बुलाने से पहले उसने शेखी बघारी कि वो सबसे मजबूत मास्टर को बुलाएगा, पर जब उसने जादू किया तो सिर्फ एक तिल आया। दूसरी तरफ फ्रेडरिका ने एक दमदार आग का ड्रैगन सालामैंडर को बुलाया। टीचर ने भी तारीफ की कि उसने बेहतरीन जीव को बुलाया है। फ्रेडरिका का मास्टर उसके नाम के लिए सही था। सबने अपने अपने मास्टर को बुला लिया, पर लुईस का कुछ नहीं आया। तब लुईस को बीच में खड़ा कर दिया गया और सब उसकी तरफ देख रहे थे। सबको लगा कि अब ये जगह भी उड़ा देगी। लुईस डरी नहीं, उसने सोचा नहीं। उसने अपनी जादुई छड़ी ऊपर की और एक अजीब जादू पढ़ा। सबको जिज्ञासा थी कि लुईस क्या करेगी, और वही हुआ। उसने पूरी जगह को फिर से उड़ा दिया, पर इस बार वो सफल हुई। उसने एक इंसान को बुलाया और ये आदमी चिस्टन के कुलीनों के लिए सिर्फ एक आम आदमी था। बुलाया गया लड़का सो रहा था, पर जागते ही वो बहुत परेशान हो गया। लुईस ये मानने को तैयार नहीं थी। उसने टीचर से दोबारा करने की इजाजत मांगी, पर टीचर ने कहा कि मास्टर को बुलाने का रिचुअल बहुत पवित्र होता है और ये पूरी जिंदगी का फैसला करता है। वो चाहें या ना चाहें, पर वो आम आदमी जिंदगी भर के लिए लुईस का मास्टर बन गया है।
बुलाए गए लड़के ने देखा कि माहौल ठीक नहीं है तो वो चुपचाप खिसकने लगा, पर लुईस ने उसे पकड़ लिया। पर इस बार लुईस सफल हुई। उसने एक इंसान को बुलाया और ये आदमी चिस्टन स्कूल के कुलीनों के सामने सिर्फ एक आम आदमी था। लुईस को मजबूरन उस लड़के के साथ रिचुअल पूरा करना पड़ा, वरना उसे स्कूल से निकाल देते। लुईस ने जादू पढ़ा और उस लड़के को चूमकर रिचुअल खत्म किया। मास्टर का निशान जुड़ गया। लड़के को अपने अंदर बहुत गर्मी महसूस हुई और उसके हाथ पर लुईस के साथ जुड़ने का निशान बन गया। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लड़का बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो वो लुईस के बेड पर था। लुईस अपने मास्टर से खुश नहीं थी और वो लड़का चाहता था कि वो उसे जल्दी से घर छोड़ दे। जब दोनों में जोरदार बहस हुई तो लुईस ने एकदम लड़के के सामने कपड़े बदलना शुरू कर दिया। कपड़े उतारकर लुईस ने उसे उस लड़के पर फेंक दिया और कहा कि वो उसके कपड़े धोए। अभी लुईस और उस लड़के की भाषा अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। लुईस को याद आया कि उसने कहीं भाषा का जादू सीखा था। उसने सीधे लड़के के चेहरे पर जादू किया और उसे उड़ा दिया। वो लड़का गुस्से में उठा और लुईस को सबक सिखाना चाहता था, पर अब दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे। लगता है लुईस का जादू काम कर गया। दोनों ने बात करने की कोशिश की और पता चला कि लड़के का नाम साइटो है। उसी समय लाइब्रेरी के नीचे मास्टर ओडो साइटो के हाथ पर बने निशान के बारे में पता कर रहे थे और उन्हें पता चला कि ये निशान बहुत खास है। लुईस के रूम में वापस आते हैं जहां साइटो और लुईस बात कर रहे थे। साइटो को मौका मिला और जब लुईस का ध्यान नहीं था तो वो भाग गया क्योंकि वो घर जाना चाहता था। वो भाग ही रहा था कि उसने ग्रामोंट को एक लड़की से फ्लर्ट करते देखा। साइटो ने बस पास से उन्हें नमस्ते कहा और आगे निकल गया। फिर उसे तेजी से भागना पड़ा क्योंकि लुईस उसका पीछा कर रही थी। साइटो थोड़ी देर भागा और फिर फ्रेडरिका को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। साइटो ने परवाह नहीं की और सीधे बाहर की तरफ भाग गया। थोड़ा आगे भागा था कि ग्रामोंट ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। साइटो अब डर गया और उसने ध्यान दिया कि आसमान में 2 चांद हैं, एक नीला और एक गुलाबी। सीन बदलकर आधुनिक समय में आता है जहां साइटो रहता था। साइटो एक बेरोजगार लड़का था जो नौकरी ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने एक अंडाकार गेट दिखा। जिज्ञासा में साइटो ने उसे छुआ। गेट ने तुरंत साइटो के हाथ को निगल लिया, पर अजीब बात यह थी कि आसपास के लोगों को वो गेट दिखा नहीं। उसके बाद गेट ने उसे खींचकर लुईस की जादुई दुनिया में पहुंचा दिया। वर्तमान में वापस आते हैं। पकड़े जाने के बाद साइटो ने बताया कि वो धरती पर टोक्यो जापान से आया है, पर लुईस को यकीन नहीं हुआ कि जादुई दुनिया के अलावा कोई और दुनिया भी है। खुद साइटो को भी जादुई दुनिया पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने लुईस से उसे वापस भेजने को कहा। लुईस ने सीधे मना कर दिया कि वो अपने मास्टर को कहीं जाने नहीं देगी। लुईस ने साइटो के सामने ही कपड़े बदलना जारी रखा। साइटो को हैरानी हुई कि लुईस को शर्म क्यों नहीं आती, तो लुईस ने कहा कि साइटो सिर्फ एक मास्टर है, इंसान नहीं। ये सुनकर साइटो चुप हो गया। सोने से पहले लुईस ने साइटो को घर का काम करने को कहा और उसे नौकर की तरह माना। साइटो को गुस्सा आया और उसने विरोध किया, पर लुईस गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह साइटो जल्दी उठा और लुईस के कहे अनुसार सारा घर का काम कर दिया। उसने लुईस के लिए स्कूल जाने के कपड़े भी तैयार किए। लुईस जब से साइटो को लाई है, कपड़े पहने तक का काम वो साइटो से करवाती है, क्योंकि वो मानती है कि साइटो एक गुलाम है और उसे लुईस जैसी कुलीन मालकिन की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। राजकुमारी को कपड़े पहनाने के बाद साइटो की रस्सियां खोल दी गईं, पर साइटो मानता है कि जब लुईस शांत रहती है तो वो प्यारी लगती है। फिर दोनों साथ में लग्जरी स्टूडेंट्स की कैंटीन में नाश्ता करने गए। साइटो वहां की बड़ी जगह और महंगे खाने को देखकर हैरान हुआ। जब साइटो सोचकर अगली कुर्सी पर बैठा कि खाना उसका है, तो लुईस ने उंगली नीचे की और इशारा किया कि उसे जमीन पर बैठकर पालतू की तरह नाश्ता करना चाहिए, और उसे रोते हुए एक सूखी रोटी खानी पड़ी। खाने के बाद लुईस साइटो को सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास ले गई। आज सेकेंड ईयर की क्लास नहीं थी, इसलिए सब अपने मास्टर से बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनके पीछे फ्रेडरिका और उसका मास्टर फ्लेम थे। साइटो घबरा गया क्योंकि उसने सोचा कि ये मगरमच्छ यहाँ क्यों है और फ्रेडरिका ने इसे बांधा क्यों नहीं। फ्रेडरिका ने समझाया कि मास्टर अपने मालिक की बात सुनते हैं, इसलिए वो लुईस के बेकार मास्टर की तरह नहीं भागेंगे। फ्रेडरिका ने यह भी कहा कि लुईस एक आम आदमी को लाई है, बुलाया नहीं, जिससे लुईस को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में साइटो ने इसे मौका समझा कि वो ग्रामोंट से बदला लेगा, क्योंकि कल उसने उसे हवा में उठाया था। उसने सिएस्टा से ग्रामोंट की टेबल पर सर्विस करने की इजाजत मांगी। ग्रामोंट हमेशा की तरह मीठी मीठी बातों से मोंग को खुश कर रहा था। ग्रामोंट ने मोंग और उसके मास्टर की खूब तारीफ की। उसने झूठ बोला कि वो मोंग के सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। तभी साइटो आया और उन दोनों की बात के बीच में वही बात बोली जो ग्रामोंट ने कल दूसरी लड़की से कही थी।
साइटो ने यह भी इशारा किया कि ग्रामॉन्ट उस फर्स्ट ईयर की लड़की को जानता है जिसका यूनिफॉर्म मोंग से अलग है। मोंग को शक हुआ और ग्रामॉन्ट डर गया। मोंग ने तुरंत ग्रामॉन्ट से उस फर्स्ट ईयर की लड़की के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तभी वो फर्स्ट ईयर की लड़की भी वहां आ गई। ग्रामॉन्ट ने देखा कि माहौल बिगड़ गया है तो उसने मोंग को कहीं और ले जाने की कोशिश की, पर गलती हो गई। साइटो उस फर्स्ट ईयर की लड़की के पास गया और उसे ग्रामॉन्ट की जगह बता दी। भागते हुए ग्रामॉन्ट रंगे हाथ पकड़ा गया। वो सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स के सामने 2 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रख रहा था। पकड़े जाने पर ग्रामॉन्ट घबरा गया और सफाई देने लगा, पर वो जितनी सफाई देता गया उतना ही गलत होता गया। आखिर में मोंग ने उसे एक थप्पड़ मारा और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उसे छेड़ा। ये सब साइटो ने किया था और ग्रामॉन्ट ये बात आसानी से नहीं भूलेगा। इसलिए ग्रामॉन्ट ने साइटो को चुनौती दी, पर अभी पता नहीं है कि वे कैसे लड़ेंगे क्योंकि साइटो के पास जादू नहीं है। लुईस ने कहा कि यह ठीक नहीं है, इसलिए उसने साइटो को पकड़ा और ग्रामॉन्ट से माफी मांगने के लिए ले गई। और बेशक साइटो ने साफ मना कर दिया कि वो किसी के सामने नहीं झुकेगा, भले ही लुईस ने उसे समझाया। साइटो ने तुरंत वैशी स्क्वायर का पता पूछा और ग्रामॉन्ट से लड़ने के लिए सीधे वहां चला गया। उधर मास्टर ओर्डो समनिंग टीचर प्रिंसिपल को साइटो के बारे में बता रहे थे। प्रिंसिपल ने कहा कि आज तक कोई आम आदमी मास्टर नहीं बना है। सबसे जरूरी बात यह थी कि मास्टर ओर्डो को साइटो के हाथ पर बना निशान मिल गया था और ये निशान इतिहास की किताबों में दर्ज एक सिंबल से मिलता था। ये सुनकर प्रिंसिपल भी हैरान हो गए। अब वापस ग्रामॉन्ट और साइटो की लड़ाई पर आते हैं। सब लोग दोनों से कुछ मजेदार होने की उम्मीद कर रहे थे। लुईस वहां आई और ग्रामॉन्ट को रोकने की कोशिश की, पर ग्रामॉन्ट के पास लड़ाई शुरू करने का पक्का बहाना था। ग्रामॉन्ट ने कहा कि लुईस को अपने मास्टर से प्यार हो गया है, पर लुईस ने मना कर दिया। ग्रामॉन्ट ने अपने हाथ के गुलाब से एक पंखुड़ी हवा में फेंकी और साइटो के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो गई। ग्रामॉन्ट ने तुरंत अपने मास्टर ग्रामॉन्ट द ग्रीन गोलम को बुलाया ताकि वो उसकी तरफ से लड़े। गोलम ने शुरुआत में ही साइटो के पेट पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो गिर गया। इस लड़ाई में ग्रामॉन्ट का पल्ला भारी था क्योंकि ग्रामॉन्ट जादूगर था और उसे जादू से ही लड़ना चाहिए। लुईस चिंता में साइटो के पास दौड़कर आई और उसे रुकने के लिए कहा, पर साइटो बहुत जिद्दी था। साइटो ने ग्रामॉन्ट को चिढ़ाना जारी रखा और कहा कि उसका जादू सिर्फ एक गुड़िया है। अब प्रिंसिपल के रूम में आते हैं। प्रिंसिपल साइटो के हाथ पर बने निशान के बारे में बता रहे थे। इस निशान का नाम 1 था और यह सिर्फ पौराणिक मास्टर पर ही दिखता था। 1 का पेंटागन के खोए हुए टुकड़े से गहरा नाता था। ये नाम सुनते ही मास्टर ओर्डो घबरा गए। प्रिंसिपल ने मास्टर ओर्डो को यह बात राज रखने को कहा। अब वापस साइटो और ग्रामॉन्ट की लड़ाई पर आते हैं। ग्रामॉन्ट का गोलम साइटो को बुरी तरह मार रहा था, पर साइटो हार नहीं मान रहा था। पूरा शरीर नीला पड़ने के बाद भी वो खड़ा हो रहा था। ग्रामॉन्ट ने साइटो की तरफ तलवार फेंकी और कहा कि अगर साइटो को लड़ना है तो वो इस तलवार का इस्तेमाल करे, नहीं तो झुककर माफी मांगे। लुईस चाहती थी कि ये लड़ाई रुक जाए, पर साइटो के लिए ये जरूरी थी। साइटो ने कहा कि वो मेज के नीचे खाना खा सकता है, पालतू बन सकता है, पर किसी के सामने कभी नहीं झुकेगा। ये कहते ही उसने तलवार निकाली, जिससे सब लोग उत्साहित हो गए। जोश में आते ही उसके हाथ पर बना 1 निशान चमक उठा। इससे साइटो ठीक हो गया और उसने आसानी से गोलम को 2 टुकड़ों में काट दिया। ग्रामॉन्ट अब हैरान भी था और डरा भी था। उसने सारे फूल हवा में फेंक दिए और एक साथ बहुत सारे गोलम बुलाए, पर साइटो ने उन सबको मार दिया। ग्रामॉन्ट हार गया। साइटो के हाथ पर बना 1 निशान भी गायब हो गया और वो बेहोश हो गया। लुईस ने यह सब ऊपर से देखा। साइटो लुईस के रूम में होश में आया। उसकी देखभाल नौकरानी सिएस्टा कर रही थी, पर साइटो ने बताया कि पूरी रात लुईस खुद जागकर उसकी देखभाल कर रही थी। अगली सुबह साइटो उठा और वापस कपड़े धोने के काम में लग गया। उसे उस गंदे रुमाल को धोना पसंद नहीं आया। साइटो इस काम से खुश नहीं था, पर उसने लुईस को रात भर देखभाल करने के लिए धन्यवाद कहा। लुईस ने कहा कि मास्टर की देखभाल करना जरूरी है और साइटो को हमेशा अपनी मालकिन का धन्यवाद करना चाहिए। लुईस ने कहा कि साइटो का इस तरह धन्यवाद करना यह दिखाता है कि उसे अभी भी समझ नहीं है कि वो मास्टर है। कपड़े धोने के बाद साइटो लुईस के साथ बाकी स्टूडेंट्स के पास गया। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हुई। टीचर ने 4 बेसिक तत्वों को मिलाकर जादू बनाने के बारे में समझाया। तत्वों को मिलाने से शक्तिशाली प्रभाव होते हैं और जादूगर का स्तर यह तय करता है कि वो कितने तत्व मिला सकता है। 2 के लिए लाइन, 3 के लिए ट्रायंगल और 4 के लिए स्क्वायर। टीचर ने कहा कि यहाँ शायद ही कोई 2 तत्व मिला सकता होगा। तभी फ्रेडरिका ने हाथ उठाया और कहा कि इस क्लास में तो कोई एक तत्व भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये कहते ही पूरी क्लास ने लुईस की तरफ देखा। लुईस को अब छेड़े जाने की आदत हो गई थी, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर ब्रेक के समय साइटो लुईस को छेड़ता रहा।
उसने उसे लुईस जीरो कहा, जिससे वो बहुत गुस्सा हुई। साइटो ने मजाक में लुईस के बेकार जादू पर गाना गाने की इजाजत भी मांगी। अब लुईस अपना आपा खो बैठी। उसने साइटो को सजा दी कि जितनी बार उसने उसे जीरो कहा है वो उतने दिन तक भूखा रहेगा। उस रात लुईस के रूम से साइटो के पेट की जोरदार आवाज आई। उसे लंच और रात का खाना नहीं मिला था और उसे अगले दिन के 2 खाने भी छोड़ने थे। भूख से तंग आकर साइटो ने हिम्मत करके लुईस से माफी मांगी और आखिरकार लुईस ने उसे माफ कर दिया। अभी माफी मिली ही थी कि साइटो ने फिर से गलती कर दी। उसने कहा कि भले ही लुईस की छाती जीरो हो, पर वो उसे लुईस जीरो नहीं कहेगा। ये सुनते ही लुईस को बहुत गुस्सा आया। इस बार उसने साइटो को भूखा रखने के साथ साथ बाहर दरवाजे पर सोने को कहा। भूख और ठंड से कांपते हुए साइटो सोचा कि वो भूख से मर जाएगा। तभी नौकरानी सिएस्टा वहां से गुजरी और साइटो को एकेडमी की रसोई में ले गई। वहां उसे बचा हुआ खाना मिला जो बहुत स्वादिष्ट था। रसोई के सभी लोग साइटो को तलवारबाज कहते थे, क्योंकि एक आम आदमी होने के बाद भी उसने कुलीन ग्रेमोंट को हराया था और वे उस पर गर्व करते थे। रसोई के मुखिया का नाम मैक्टो था। बाकी रसोइये भी रोज अमीर लोगों के लिए बढ़िया खाना बनाते थे। मैक्टो ने यह भी बताया कि उनका खाना बनाना भी जादू जैसा है। मैक्टो को साइटो अच्छा लगा और उसने साइटो को चूमना चाहा, पर साइटो ने उसे रोक दिया। पेट भरकर खाने के बाद साइटो और सिएस्टा बाहर मैदान में चांद देखने गए। दोनों ने एक साथ जिंदगी की बातें की। सिएस्टा ने साइटो को यह भी बताया कि लुईस ने सबसे महंगी दवाई खरीदी थी ताकि वो ठीक हो जाए। बातें खत्म होने के बाद सिएस्टा ने साइटो को अगली बार फिर मिलने के लिए कहा, जिससे वो शर्मा गया। साइटो जब लुईस के रूम में जा रहा था तभी फ्रेडरिका के मास्टर फ्लेम ने उसे पकड़ लिया। फिर फ्रेडरिका के कहने पर मास्टर उसे फ्रेडरिका के रूम में ले गया। फ्रेडरिका ने साइटो का अपने प्यारे रूम में स्वागत किया, जिसका नाम उसने स्वीट रूम रखा था। यह सुनकर साइटो को समझ आ गया कि फ्रेडरिका क्या चाहती थी। फ्रेडरिका ने आकर्षक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और साइटो को अपने पास आने के लिए बुला रही थी। फ्रेडरिका ने कहा कि जब उसने साइटो को ग्रेमोंट को हराते हुए देखा तभी से उसे प्यार हो गया और वो बहुत कूल लगा। वो साइटो को चूमने ही वाली थी कि फ्रेडरिका के पुराने बॉयफ्रेंड ने उन्हें देख लिया। बिना कुछ कहे फ्रेडरिका ने पास की मोमबत्ती से आग का जादू किया और पुराने बॉयफ्रेंड को उड़ा दिया। फ्रेडरिका ने साइटो को चूमना जारी रखा, पर इस बार उसका एक और बॉयफ्रेंड आ गया। फ्रेडरिका ने इस लड़के को भी भगा दिया। अविश्वसनीय बात यह थी कि 3 और बॉयफ्रेंड उसी रात फ्रेडरिका को ढूंढते हुए आए। फ्रेडरिका ने परेशान होकर मास्टर को सबको उड़ाने का हुक्म दिया और अब सिर्फ वो और साइटो बचे थे। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि इस बार लुईस अंदर आ गई और बीच में टोक दिया। लुईस इस सब से खुश नहीं थी, क्योंकि वो मानती थी कि साइटो उसका मास्टर है। फ्रेडरिका ने जवाब दिया कि साइटो भी इंसान है और वे जो कर रहे हैं वो निजी मामला है, इसलिए लुईस को परवाह नहीं करनी चाहिए। लुईस ने साइटो को साफ साफ बताया कि कल फ्रेडरिका के सारे बॉयफ्रेंड उससे हिसाब लेने आएंगे, इसलिए उसे वापस लुईस के साथ चलना चाहिए। रूम में वापस आकर लुईस ने एक चाबुक निकाला और साइटो को सबक सिखाने का फैसला किया। लुईस ने यह भी बताया कि साइटो किसी के साथ रिलेशनशिप रख सकता है, सिर्फ फ्रेडरिका के साथ नहीं, क्योंकि लुईस के खानदान और फ्रेडरिका के खानदान के बीच पुरानी दुश्मनी थी। लुईस ने साइटो को माफ कर दिया और उसे रूम में सोने की इजाजत दी। अगली सुबह फ्रेडरिका साइटो के पास पहुंचने का रास्ता सोच रही थी कि उसने लुईस को घोड़े पर सवार होकर साइटो को साथ ले जाते हुए देखा। फ्रेडरिका ने सोचा कि वो बाहर साइटो से अचानक मिलेगी। फ्रेडरिका तुरंत टैबिथा के रूम में गई और उससे भीख मांगी कि वो उसे अपना मास्टर उधार दे। टैबिथा का मास्टर एक उड़ने वाला नीला ड्रैगन था जो बहुत कूल लगता था। 3 घंटे घोड़े पर सवारी के बाद साइटो और लुईस आम लोगों के बाजार में पहुंचे। लुईस साइटो को तलवार बेचने की जगह पर ले गई। वजह यह थी कि वो सोचती थी कि साइटो एक तलवारबाज है, और दूसरी वजह यह थी कि वो फ्रेडरिका से बचने के लिए साइटो के लिए आत्मरक्षा का कोई सामान चाहती थी। दुकान का मालिक बाहर आया और साइटो को सबसे अच्छी तलवार दी। ये तलवार एक मशहूर जादुई कीमियागर ने बनाई थी, पर इस तलवार की कीमत लुईस के पूरे घर के बगीचे के बराबर थी, इसलिए लुईस को कोई सस्ती तलवार ढूंढनी पड़ी। आखिर में दोनों ने एक पुरानी कबाड़ जैसी तलवार खरीद ली। साइटो और लुईस वापस जा ही रहे थे कि फ्रेडरिका और टैबिथा भी वहां पहुंच गए। फ्रेडरिका को पता चला कि लुईस ने साइटो को तलवार खरीद कर दी है, तो उसने भी मालिक को बहला फुसलाकर साइटो के लिए सबसे महंगी तलवार खरीद ली। लुईस ने फ्रेडरिका से लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि फ्रेडरिका बाकी आदमियों की तरह साइटो के साथ सिर्फ खेल रही है। दोनों ने तुरंत अपनी छड़ियां निकाली और लड़ने की तैयारी की, पर टैबिथा ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे रूम के अंदर थे। तब दोनों ने साइटो से पूछा कि वो कौन सी तलवार चुनेगा। साइटो कंफ्यूज हो गया और दोनों तलवारें चुन लीं, जिससे उसे मुक्का पड़ा। फ्रेडरिका और लुईस ने फैसला किया कि वे लड़कर फैसला करेंगी।
तभी लुईस की पुरानी तलवार बोलने लगी। उसने सबको डांटा कि वे उसकी नींद क्यों खराब कर रहे हैं। फ्रेडरिका के अनुसार ये तलवार सोचने वाली इंटेलिजेंट सोर्स थी। ये चीज़ों को समझती थी और इंसानों से बात कर सकती थी। साइटो को ये काफ़ी मज़ेदार लगा, इसलिए उसने वो तलवार चुनी जो लुईस ने खरीदी थी। तलवार ने अपना नाम देर फ्लिंगर बताया। अगली सुबह प्रिंसिपल के रूम में प्रिंसिपल शाही दरबार से आए मल्टी नाम के दूत को छड़ी से लेटर पर दस्तखत कर रहे थे। मल्टी बाहर आया, लुईस से नमस्ते कहा और उसे रात को खाने पर चलने के लिए पूछा। लुईस मान गई। शाही दरबार ने एकेडमी को एक चोर फुकेट को पकड़ने का काम दिया था, जो अमीरों के कीमती सामान चुराता था। फिलहाल एकेडमी विनाश की जादुई छड़ी डिस्ट्रक्शन वॉन्ड की हिफाजत कर रही थी, जिसकी देखभाल स्क्वायर लेवल का जादूगर कर रहा था, इसलिए प्रिंसिपल को ज्यादा चिंता नहीं थी। उस रात साइटो कपड़े धो रहा था कि सिएस्टा आ गई, जिससे वो डर गया। सिएस्टा ने साइटो को सिल्क के कपड़े धोने का तरीका प्यार से समझाया। इस दौरान सिएस्टा ने साइटो के देश के बारे में भी पूछा, पर साइटो बता नहीं पाया। सिएस्टा ने अचानक साइटो को धन्यवाद कहा, क्योंकि एक आम आदमी होने के बावजूद उसने कुलीन से लड़ने की हिम्मत की और इससे उसे बहुत हौसला मिला। साइटो को ये समझ नहीं आया। रूम में वापस जाते हुए उसे फ्रेडरिका मिली। उसने कहा कि उसने जो तलवार खरीदी थी वो उसके किसी काम की नहीं है, इसलिए वो उसे साइटो को दे देगी। तलवार मिलते ही साइटो ने फ्रेडरिका को खींचकर उसके रूम में ले गया। साइटो ने गुस्से में तलवार वापस फेंक दी और चला गया। फ्रेडरिका को समझ नहीं आया कि उसने क्या कह दिया जिससे साइटो को बुरा लगा। उसने हार मान ली और साइटो को एक अंगूठी दी। साइटो ने अंगूठी लेने से मना किया तो फ्रेडरिका ने अपने बक्से से कीमती चीजें निकालनी शुरू कर दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फ्रेडरिका ने आखिरकार साइटो को नीचे दबाया और उसके साथ कुछ करने की सोची, पर इस बार फिर लुईस आ गई और बीच में टोक दिया। उसके बाद लुईस साइटो को सजा देने के लिए घर ले गई। जब साइटो ने बताया कि वो फ्रेडरिका के रूम में इसलिए गया क्योंकि उसने उसे तलवार देने का वादा किया था, तो साइटो की तलवार देर फ्लिंगर ने झट से जवाब दिया कि फ्रेडरिका की तलवार सिर्फ सजाने के काम आती है। आखिरकार लुईस ने चाबुक निकाला और साइटो को सजा दी। अगली सुबह साइटो लुईस के साथ क्लास गया, पर इस बार लुईस ने उसे क्लास के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वो लड़कियों की स्कर्ट को देखता था, जिससे लुईस को शर्म आती थी। साइटो रास्ते में चल रहा था कि उसे शेफ मैक्टो मिला। मैक्टो ने साइटो को किचन में खाना खाने के लिए बुलाया। खाना खाते हुए साइटो ने पूछा कि सिएस्टा कहाँ है, तो उसे बताया गया कि सिएस्टा ने नौकरानी की नौकरी छोड़ दी है। साइटो ये सुनकर हैरान हो गया। मैक्टो ने बताया कि सिएस्टा को काउंट म्यूटी की नौकरानी बनने का हुक्म मिला है और वो आज सुबह ही चली गई है। शाम को रूम में वापस आने पर लुईस ने साइटो को काउंट म्यूटी के बारे में बताया। तभी ग्रामोंट वहां आया और पूछा कि साइटो कहाँ है, तो ग्रामोंट ने बताया कि साइटो ने उससे काउंट म्यूटी के घर का रास्ता पूछा था। लुईस ये सुनते ही समझ गई कि दिक्कत क्या है। वो तुरंत काउंट म्यूटी के घर के लिए निकल गई। इधर मूटी के घर में मूटी सिएस्टा के साथ गलत काम करने की सोच रहा था कि उसके नौकर ने बताया कि साइटो नाम का कोई उससे मिलना चाहता है। साइटो से मिलने के बाद मूटी को लगा कि उसका टाइम खराब हो गया और उसने तुरंत साइटो को घर से निकाल दिया। साइटो ने बस एक ही बात मांगी कि सिएस्टा को उसके साथ जाने दिया जाए, पर मूटी जैसे आदमी के लिए ये बेकार की मांग थी। साइटो को समझ आ गया कि मूटी तो सिएस्टा को अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है, इसलिए वो गुस्सा हुआ और मूटी को गाली दी। मूटी को बहुत गुस्सा आया और वो साइटो को सबक सिखाने वाला था। तभी सिएस्टा बाहर दौड़ी और बीच में आ गई। उसने म्यूटी से विनती की कि वो साइटो को नुकसान न पहुंचाए। म्यूटी ने यह देखकर साइटो के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो एक किताब चाहता है जो उसे बहुत पसंद है, और वो किताब फ्रेडरिका के परिवार के पास है। अगर साइटो वो किताब लाता है तो मूटी सिएस्टा को जाने देगा। साइटो ने तुरंत मान लिया और किताब ढूंढने चला गया। वापस जाते हुए साइटो को लुईस घोड़े पर दिखी जो उसे ढूंढ रही थी। दोनों जल्दी से रूम में गए और जब लुईस सो रही थी तो वो चुपके से फ्रेडरिका के रूम में चला गया। फ्रेडरिका के रूम में पता चला कि उसके पास सच में वो किताब थी, क्योंकि वो उसके परिवार से मिली थी। वो किताब सभी मर्दों को बिस्तर के मामले में उत्तेजित करती थी और यही वजह थी कि मूटी उसे चाहता था। फ्रेडरिका ने वादा किया कि वो किताब उसे दे देगी, पर फ्री में नहीं। किताब लेने के लिए साइटो को फ्रेडरिका को डेट करना पड़ता। ये सुनकर साइटो को गुस्सा आया और वो चला गया। साइटो ने लुईस का घोड़ा और फ्रेडरिका की तलवार ली और अकेले मूटी के पास चला गया, जिसे टाबिथा ने देख लिया। उधर सिएस्टा अभी भी साइटो के लौटने का इंतजार कर रही थी। लुईस के रूम में वापस आते हैं, जहां फ्रेडरिका और टाबिथा ने उसे जगाया ताकि वे साइटो को ढूंढने जा सकें। इस तरफ साइटो मूटी के घर में घुसने और सिएस्टा को छुड़ाने की सोच रहा था कि बाहर गार्ड ने उसे पकड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि उसे घसीटकर म्यूटी के सामने लाया गया।
साइटो के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने तलवार निकाली और म्यूटी से लड़ने का फैसला किया। साइटो को म्यूटी के सामने डर लग रहा था, पर म्यूटी को पूरा भरोसा था क्योंकि वो ट्रायंगल लेवल का जादूगर था और उसका नाम म्यूटी द वेव पीक था। उसने अपनी छड़ी पास रखे फूलदान पर घुमाई, जिससे वो गिर गया और पानी फैल गया। उसने उसी पानी का इस्तेमाल किया और साइटो पर हमला किया, जिससे वो दूर जा गिरा। उसने पानी को बर्फ की तलवार बनाया और सीधे साइटो की तरफ फेंका। ठीक उसी समय लुईज आ गई और उस हमले को रोक दिया। फिर सबने काउंट म्यूटी से बातचीत करने और उसे माफ करने के लिए कहा। फ्रेडरिका वो किताब लाई थी जो म्यूटी को चाहिए थी, इसलिए वो बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने नौकरों को सिएस्टा को छोड़ देने का हुक्म दिया। आखिरकार सिएस्टा आजाद हो गई। उसने साइटो को धन्यवाद के तौर पर चुम्मा दिया, जिससे वो शर्मा गया। उस अमावस्या की रात चिस्टन मैजिक एकेडमी में एक लड़की पूरे शरीर को कंबल से ढक कर आई। वो खजाने के रूम में उतरी और जादू से फर्श को रेत बना दिया। वो रेत के रास्ते नीचे गई और खजाने तक पहुंच गई। ये लड़की वही चोर थी जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, फुके द डायमंड डस्ट। अगली सुबह लुईस के रूम में लुईस साइटो को प्रैक्टिस करा रही थी ताकि वो मास्टर के दिखाने वाले शो के लिए तैयार हो सके, पर कुछ ठीक नहीं हो रहा था। साइटो ने जानबूझकर या अनजाने में मास्टर के शो में अंडरवियर धोने वाला शो दिखाना चाहा, जिससे लुईस को फिर से चाबुक चलाना पड़ा। फिर लुईस को याद आया कि साइटो तलवार चला सकता है, इसलिए उसने कहा कि वो तलवारबाजी दिखाए। साइटो को तलवारबाजी का टाट भी नहीं पता था और म्यूटी के साथ लड़ाई में भी वो कुछ नहीं कर पाया था, पर यह एकमात्र तरीका था शो दिखाने का, इसलिए उसे सख्ती से प्रैक्टिस करनी पड़ी। तलवार से प्रैक्टिस करते हुए सिएस्टा अचानक आ गई, जिससे साइटो को कल रात सिएस्टा का चुम्मा याद आया और वो शर्मा गया। सभी स्टूडेंट्स अपने मास्टर को प्रैक्टिस करा रहे थे। बाकी मास्टर पूरी मेहनत कर रहे थे, पर सिएस्टा साइटो को प्रैक्टिस की जगह घुमाने ले गई। यहाँ सिएस्टा ने हेनरिएटा नाम की एक औरत का जिक्र किया। उसने बताया कि राजा के मरने के बाद वो लोगों के बीच एक बड़ी हस्ती बन गई है। मास्टर ओडो और उनकी असिस्टेंट लॉन्ग भी एक जरूरी मेहमान हेनरिएटा के स्वागत की तैयारी में लगे थे। दोनों को सुपर चोर फुकेट के आने की खबर मिली थी। एकेडमी में लोगों की कमी थी, पर मास्टर ओडो को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि खजाने का कमरा ट्रायंगल लेवल के जादूगर से नहीं तोड़ा जा सकता था। अगली सुबह चिस्टेल राज्य की राजकुमारी हेनरिएटा आ गईं। शानदार नजारा था और हजारों स्टूडेंट्स ने जोश से उनका स्वागत किया। राजकुमारी, जिसका सब सम्मान करते हैं, घोड़ा गाड़ी से बाहर आईं। एकेडमी के सभी टीचरों ने भी झुककर उनका स्वागत किया। पिछली रात जब लुईस साइटो को ठीक से प्रैक्टिस न करने के लिए सजा दे रही थी, तभी राजकुमारी हेनरिएटा लुईस से मिलने आई। हेनरिएटा अपनी बचपन की दोस्त लुईस से मिलकर बहुत खुश हुई। फिर भी लुईस हेनरिएटा से औपचारिक तरीके से मिली और साइटो को भी राजकुमारी का ठीक से अभिवादन करने को कहा। राजकुमारी ने साइटो का नाम सुना था, जो मास्टर होकर भी काउंट म्यूटी के सामने खड़ा हो गया था। हेनरिएटा ने कहा कि लुईस ने बहुत बढ़िया मास्टर को बुलाया है और वो साइटो का शो देखने का इंतजार कर रही है। वापस आते हैं। स्टूडेंट्स बारी बारी से अपने मास्टर का हुनर दिखा रहे थे। उनमें टैबिथा का ड्रैगन सबसे अच्छा था। दूसरे मास्टर का बढ़िया शो देखकर लुईस नहीं चाहती थी कि साइटो कुछ भी करे। आखिरकार लुईस और साइटो की बारी आई। लुईस स्टेज पर गई और कहा कि उसका मास्टर एक आम आदमी है, तो सब लोग हंसने लगे। साइटो सिर्फ उन्हें हंसा सकता था, इसलिए लुईस ने फैसला किया कि वो कुछ नहीं दिखाएगी। इसी बीच सुपर चोर फुके विनाश की छड़ी रखी जगह के पास पहुंच गई। उसने माना कि कमरे को बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ जादू बहुत मजबूत था, पर जब उसने सुना कि बाहर नंबर दिए जा रहे हैं, तो फुके तुरंत मैदान में कूद गई। उसने जमीन पर उतरकर जादू किया और एक बहुत बड़ा गोलम बुलाया ताकि वो खजाने के कमरे को तोड़ दे। ठीक उसी समय लुईस और साइटो वहां से गुजरे और फुके को चोरी करते हुए देखा। फुकेट ने देखा कि उसे देख लिया गया है, इसलिए उसने साइटो की तरफ एक मुक्का मारा और उसे पकड़ लिया। लुईस उस विशाल चीज से डरी नहीं और साइटो को बचाने के लिए लड़ने का फैसला किया। लुईस ने गोलम पर आग का जादू किया, पर हमेशा की तरह वो सिर्फ चीजों को उड़ा ही पाई, आग नहीं लगा पाई। फुके ने देखा कि लुईस ने जो हमला किया वो आग नहीं थी। उसने खजाने के रूम के पास पानी के निशान देखे और उसका फायदा उठाया। उसने सीधे उस कमरे पर मुक्का मारा और एक बड़ा छेद कर दिया। अब स्कूल के सभी लोगों ने आवाज सुनी। चोर फुकेट ने खजाना चुरा लिया था, इसलिए उसने साइटो को ऊपर से नीचे फेंक दिया। अच्छी किस्मत ये थी कि टैबिथा और उसका मास्टर उसे पकड़ पाए। शाम को प्रिंसिपल ओडो को चोर फुके की तरफ से एक खत मिला, जिसमें लिखा था कि विनाश की छड़ी चुरा ली गई है। ये देखकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया। राजकुमारी हेनरिएटा ने जाने से पहले लुईस और साइटो को अलविदा कहा। उसने ये भी कहा कि वो महल को चोरी के बारे में बताएगी। आखिरकार राजकुमारी चली गई। उस दौरान साइटो ने लुईस से पूछा कि जब चोरी हुई तो वो भागी क्यों नहीं।
तो लुईस ने कहा कि अगर वो भाग जाती तो वो जादूगर कहलाने के लायक नहीं रहती। इस बात से साइटो ने लुईस के बारे में फिर से सोचा। अगली सुबह सेकेंड ईयर की क्लास शुरू हुई। लुईस ने आखिरकार साइटो को क्लास में आने दिया, पर यह फ्रेडरिका के लिए साइटो के पास पहुंचने का मौका बन गया। फ्रेडरिका ने यह भी कहा कि राजकुमारी हेनरिएटा को विनाश की छड़ी चोरी होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी के आने की वजह से गार्ड उनकी हिफाजत के बजाय राजकुमारी की हिफाजत में लग गए थे। ठीक उसी समय टीचर ने टैबिथा और लुईस को प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाया। प्रिंसिपल के रूम में फ्रेडरिका भी आई, भले ही उसे बुलाया नहीं गया था। प्रिंसिपल ने फुकेट की शक्ल की तस्वीर दिखाई। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वो महल से मदद मांगते हैं तो एकेडमी की इज्जत खराब होगी, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि जो भी सबसे ज्यादा काबिल हो वो छड़ी और एकेडमी की इज्जत वापस लाने के लिए आगे आए। वहां मौजूद सभी बड़े लोगों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। अचानक लुईस ने जाने के लिए हाथ उठाया और फिर फ्रेडरिका और टैबिथा ने भी छड़ी वापस लाने के लिए जाने को कहा। यहां प्रिंसिपल ने बताया कि टैबिथा छोटी है, पर उसे नाइट का खिताब मिला हुआ है। फ्रेडरिका के पास बहुत अच्छा जादू है, पर लुईस में कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये कि उसके मास्टर ने एक रईस स्टूडेंट को हराया था, जिससे लुईस को गर्व महसूस नहीं हुआ। आखिरकार असिस्टेंट लॉन्ग को लड़कियों को रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ जाने को कहा गया। रास्ते में साइटो ने पूछा कि अगर फुकेट जादू जानती है तो वो रईस होगी, पर रईस चोरी क्यों करते हैं। लॉन्ग ने समझाया कि हर कोई जिसके पास जादू है वो रईस नहीं होता, शायद उन्हें किसी वजह से देश से निकाल दिया गया हो। लॉन्ग ने यह भी बताया कि उसे खुद से भी रईस का खिताब छीन लिया गया था, पर प्रिंसिपल ऑडो ने उसे सेक्रेटरी के तौर पर रख लिया था। सफर के दौरान फ्रेडरिका साइटो को तलवार देने के लिए लाई थी, पर साइटो को लुईस का चेहरा देखना पड़ा, इसलिए वो तलवार नहीं ले पाया, भले ही वो चाहता था। लुईस ने कहा कि वो परवाह नहीं करती, पर अंदर से वो बहुत गुस्सा थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे उस जगह पर पहुंचे जहां फुके के होने की बात थी। साइटो को पहले अंदर जाकर देखना पड़ा। वो सिर्फ एक खाली घर था। जब उसने पक्का कर लिया कि कोई नहीं है और कोई जाल नहीं है, तो टैबिथा, फ्रेडरिका और साइटो अंदर गए। उन्हें कोई शक की चीज नहीं मिली, तो फ्रेडरिका और साइटो ने बाहर जाने का फैसला किया। ठीक उसी समय टैबिथा को खोया हुआ खजाना मिल गया, जिससे सब हैरान हो गए। उन्हें पता चलता इससे पहले ही लुईस पर बाहर हमला हुआ। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि फुके का मास्टर था। टैबिथा और फ्रेडरिका ने जवाब में हमला किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। साइटो ने देखा कि उसके दोस्त पर हमला हो रहा है, तो उसने पीछे से लुईस पर हमला किया ताकि उसका ध्यान खींचा जा सके। गोलम जवाब में मुड़ा और साइटो लुईस को बचाने के लिए दौड़ा, और पहली बार साइटो ने सीधे लुईस के मुंह पर थप्पड़ मारा। उसने कहा कि वो बहुत घमंडी है और अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती। तब लुईस ने खुलासा किया कि सब लोग उसे बेकार कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए उसे हमेशा ये साबित करना पड़ता है कि वो इससे अलग है। लुईस को सुरक्षित टैबिथा के मास्टर पर पहुंचाने के बाद साइटो ने गोलम से अकेले लड़ने का फैसला किया। उसने फ्रेडरिका की तलवार ली और जोर से गोलम को मारने के लिए दौड़ा, पर तलवार टूट गई। ठीक उसी समय लुईस की काली तलवार ने कहा कि साइटो उसका इस्तेमाल करे। साइटो नहीं चाहता था कि उसकी तलवार भी टूट जाए, पर कोई रास्ता नहीं था। उसने तलवार निकाली और उसी समय उसके हाथ पर बना निशान चमक उठा। शक्ति वापस मिलने के बाद साइटो दौड़ा और आसानी से तलवार घुमाकर गोलम का एक पैर काट दिया, पर वो जल्दी से ठीक हो गया। लुईस ऊपर से साइटो के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए उसने विनाश की छड़ी उठा ली और साइटो के पास कूद गई। उसने छड़ी को इधर उधर घुमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। साइटो को दौड़कर हथियार छीनना पड़ा और विनाश की छड़ी को चालू करना पड़ा। तो पता चला कि विनाश की छड़ी एक बजूका थी। उसने एक बार गोली मारी और गोलम को तुरंत मार दिया। जीत का जश्न मनाते हुए असिस्टेंट लॉन्ग आगे आई और बंदूक उठा ली। तभी उसने अपना चश्मा उतारा और बाल बांध लिए। उसने कहा कि विनाश की छड़ी अपने नाम के बिल्कुल लायक है, क्योंकि उसने उसके मास्टर को मार डाला। अब सब हैरान हो गए कि असिस्टेंट लॉन्ग ही फुके थी। वो उन सबको उड़ाने वाली थी कि बंदूक में गोली खत्म हो गई। साइटो ने मौके का फायदा उठाया और उसे मारकर बेहोश कर दिया। लॉन्ग को हल्का सा झटका लगा और उसने कहा कि ये बंदूक उसके समय की है और इसमें सिर्फ एक ही गोली थी। आज का मामला खत्म हो गया। टैबिथा, फ्रेडरिका और लुईस को शाही दरबार से इनाम मिलेगा, पर साइटो को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो रईस नहीं है। पर उसे उसकी परवाह नहीं थी, उसे बस अपने देश के बारे में पता लगाना था। उसने प्रिंसिपल से बाजूका की उत्पत्ति के बारे में पूछा, पर प्रिंसिपल ने कहा कि वो बस इतना जानते हैं कि ये 30 साल पहले उनके एक दोस्त से मिली थी। वो दोस्त साइटो के देश से आया था और फौजी की वर्दी पहनी हुई थी। इसके अलावा प्रिंसिपल को कुछ नहीं पता था, जिससे साइटो मायूस हो गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस बाजूका से उसे घर जाने का कोई रास्ता मिलेगा। उस रात एकेडमी में स्टूडेंट्स के लिए नाच का शो रखा गया। लुईस नीचे उतरी और बहुत सुंदर लग रही थी।
वो शर्माते हुए साइटो के पास आई और उसे नाचने के लिए कहा। साइटो की तलवार देर फ्लिंगर ने कहा कि यह पहली बार है जब कोई रईस अपने मास्टर के साथ नाच रही है। अगले दिन शाही महल में लुईस को चोर फोके को पकड़ने के लिए राजकुमारी हेनरिएटा ने शेवालिये का खिताब दिया। साइटो को इनाम के तौर पर राजकुमारी के हाथ पर चुम्मा लेने के लिए कहा गया। साइटो को गलतफहमी हुई और उसने होठों पर चुम्मा लेना चाहा तो लुईस ने उसे मार दिया। इसी मौके पर राजकुमारी हेनरिएटा ने लुईस और साइटो से एक काम करने के लिए कहा। उन्हें कुछ समय के लिए शहर में रहना पड़ा। हाल में राजकुमारी ने अमीरों के आम लोगों पर अत्याचार की अफवाहें सुनी थीं और मूटी की घटना से ये बात सच लगने लगी थी। इसलिए हेनरिएटा चाहती थी कि लुईस और साइटो आम लोग बनकर जांच करें। इसके बाद लुईस और साइटो शहर के लिए तैयार हो गए। रईस होने के बावजूद लुईस के पास खर्च करने के लिए सीमित पैसे थे, पर वो अच्छी जगहों पर जैसे होटल में ही रहना चाहती थी और सस्ती सराय में नहीं। उसने जल्दी से पैसे कमाने के लिए जुए घर में जाने का रास्ता निकाला और उस शाम तक वो अपने सारे पैसे हार गई। ठीक उसी समय एक आदमी आया और कहा कि वो उन दोनों को रात गुजारने के लिए जगह दे सकता है। उसका नाम स्कैरिन था। स्कैरिन तैयार था कि वो लुईस को एक रात के लिए रूम देगा, पर उसकी एक शर्त थी। लुईस को स्कैरिन के सिस्टरहुड में शामिल होना पड़ा। लुईस चाहती नहीं थी, पर उसे सोने के लिए आज रात खुश होने का ढोंग करना पड़ा। साइटो को एक लड़की के साथ किचन का काम दिया गया। उस लड़की का नाम जेसिका था। दोनों मजेदार बातचीत कर रहे थे, जिसे लुईस बाहर से देखकर परेशान हो रही थी। बाहर स्कैरिन ने घोषणा की कि इस हफ्ते टिप रेस होगी। टिप रेस एक जादुई ड्रेस थी जो पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा टिप कमाने वाले को मिलती। इस ड्रेस में आकर्षण का जादू भरा था और इसे पहनकर बहुत पैसा कमाया जा सकता था। पैसों की बात सुनकर लुईस की आंखें चमक उठीं। पर लुईस जैसी रईस के लिए सर्विस का काम बहुत मुश्किल था। उसने तुरंत एक ग्राहक को नाराज कर दिया तो स्कैरिन को खुद आकर मामला सुलझाना पड़ा। उस रात रूम में वापस आकर लुईस नौकरी और गंदी जगह के बारे में शिकायत करने लगी, पर साइटो ने जवाब दिया कि सोने और पैसे के लिए उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। साइटो को आम आदमी की तरह रहने की आदत थी, इसलिए वो आसानी से मिलजुल गया। लुईस बिस्तर पर लेट गई और साइटो ने बिना कुछ कहे जमीन पर सोना शुरू कर दिया। साइटो के उठने पर जेसिका उसकी देखभाल कर रही थी। उसने पता लगाया कि लुईस रईस है क्योंकि उसका व्यवहार घमंडी था। जेसिका ने यह भी कहा कि लुईस और साइटो कोई खास काम कर रहे हैं, जिससे वो बहुत उत्साहित थी। जेसिका ने कहा कि अगर साइटो उसे काम के बारे में बताता है तो वो उसे सब कुछ सिखाएगी। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि लुईस ने उन्हें देख लिया और साइटो के नाजुक अंग पर लात मारी और उसे खींचकर बाहर ले आई। इसी बीच जेसिका ने लुईस का मजाक उड़ाया कि वो 3 रुपए भी नहीं कमा सकती। इससे लुईस ने और भी मेहनत करने का फैसला किया। अगला दिन आखिरी दिन था जब लुईस को टिप रेस जीतनी थी और आज एक खास रईस ग्राहक आया। उसका नाम ट्यूरान था और वो रानी का टैक्स अफसर था। वो आज एक ग्राहक के तौर पर आया, पर उस समय रेस्टोरेंट में कोई सीट नहीं थी। पर अपने ओहदे का इस्तेमाल करके उसने एक चुटकी में सभी ग्राहकों को बाहर निकाल दिया। टैक्स अफसर के अकड़ू स्वभाव के कारण ज्यादातर लड़कियों ने उसकी सेवा नहीं की, इसलिए उसने हंगामा किया। ठीक उसी समय लुईस शराब लेकर आई तो टैक्स अफसर ने कहा कि वो लड़का है, क्योंकि लुईस की छाती बड़ी नहीं थी। लुईस को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने ट्यूरान को एक लात मारी, जिससे सब लोग हैरान हो गए। स्कैरिन ने समझाने की कोशिश की, पर फायदा नहीं हुआ। साइटो ने देखा कि माहौल ठीक नहीं है तो वो लुईस को बचाने के लिए खड़ा हो गया, पर उसने तलवार रूम में छोड़ दी थी, इसलिए लुईस को खुद ही लड़ना पड़ा। उसने अपनी छड़ी निकाली और अपना जीरो जादू इस्तेमाल किया, जिससे विस्फोट हुआ और ट्यूरान उड़ गया। ट्यूरान को पता चला कि लुईस रईस है, पर वो हार नहीं माना जब तक लुईस ने महल से मिला सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। ये देखकर टैक्स अफसर हार मान गया। वो भागकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला और बहुत पैसा छोड़ गया। इससे लुईस अनजाने में उस हफ्ते की टिप रेस जीत गई। उस रात लुईस ने साइटो को जादुई ड्रेस पहनकर दिखाई, जिससे उसने अजीब तरीके से लुईस की तारीफ की। ठीक उसी समय जेल में जहां फुके बंद थी, उसका एक साथी उसे छुड़ाने आया। उसने फुके को उसके असली नाम से बुलाया, जिससे वो हैरान हो गई। अगली सुबह लुईस साइटो को घोड़े पर वापस एकेडमी ले जा रही थी। पहुंचते ही उन्हें फ्रेडरिका और टैबिथा मिले। फ्रेडरिका ने साइटो को देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और उसका सिर अपनी छाती में दबाया, जिससे वो दम घुटने लगा। लुईस को यह देखकर परेशानी हुई। नमस्ते के बाद फ्रेडरिका गर्मी की छुट्टियों में टैबिथा के घर जाने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठ गई। टैबिथा के घर की तरफ जाते हुए फ्रेडरिका ने उससे बात करने की कोशिश की, पर टैबिथा ने जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपनी किताब पढ़ती रही। रास्ते में घोड़ा गाड़ी अचानक रुक गई और वहां के एक किसान ने बताया कि लैक डोरियन झील में बाढ़ आ गई है। उसने उन दोनों को किसी दूसरी ऊंची सड़क से जाने की सलाह दी।
लुईस और साइटो के वापस आने पर ध्यान देते हैं। हमेशा की तरह साइटो को लुईस के कपड़े धोने पड़े। लुईस को समझ नहीं आया कि जब साइटो किसी भी लड़की से खुशी से बात करता है तो वो गुस्सा क्यों होती है। कपड़े धोने जाते हुए साइटो ने ग्रामोंट और मॉन्ग को लड़ते हुए देखा। साइटो को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उसे दूर रखा एक पुराना बर्तन ज्यादा जरूरी लगा। साइटो ने मैक्टो से वो बर्तन मांगा और वो तुरंत मान गया। काली तलवार क्यूरियस हुई कि साइटो उस बर्तन का क्या करेगा, तो साइटो ने कहा कि रात को सबको पता चलेगा। इसी बीच फ्रेडरिका और टैबिथा गैलिया रॉयल फैमिली के पास पहुंच गए। टैबिथा इसी रॉयल फैमिली की थी। जैसे ही वे टैबिथा के घर के सामने पहुंचे, एक केयरटेकर ने उनका स्वागत किया। केयरटेकर ने कहा कि घर के सब लोग टैबिथा का इंतजार कर रहे थे। अंदर जाने के बाद फ्रेडरिका सबसे पहले टैबिथा के पिता से मिलना चाहती थी, पर टैबिथा ने सिर हिलाया और कहीं चली गई। केयरटेकर बाहर आया, फ्रेडरिका से मिलने के लिए कहा और अपना नाम पर्सरिन बताया। उसने ये भी बताया कि ये पहली बार है जब मिस शार्लेट किसी दोस्त को घर लाई हैं। ये सुनकर फ्रेडरिका को समझ आया कि टैबिथा उसका असली नाम नहीं है बल्कि शार्लोट है। टैबिथा वो नाम था जिसे शार्लोट ने विदेश में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया था। इस बीच शार्लोट अपनी मां से मिलने गई। ये दुबली पतली महिला शार्लोट की मां थी। शार्लोट को देखकर वो बहुत गुस्सा हुई। फ्रेडरिका और पर्सरिन की बातचीत पर वापस आते हैं। पर्सरिन ने बताया कि शार्लोट के अंकल, जो उस समय के राजा थे और शार्लोट के पिता के भाई भी थे, के हुक्म पर शार्लोट विदेश में पढ़ाई करने गई थी। केयरटेकर ने बताया कि शार्लोट के पिता की हत्या कर दी गई थी और क्योंकि फ्रेडरिका शार्लोट की दोस्त है, इसलिए वो उसे भरोसा करके सब बताएगा। शार्लोट के पिता के पास बहुत जबरदस्त जादू था, यहां तक कि वो उस समय के राजा से भी ज्यादा ताकतवर थे। 5 साल पहले जब राजा मर गए तो शाही परिवार 2 हिस्सों में बंट गया ताकि अगला राजा चुन सके। उस भयानक लड़ाई में शार्लोट के पिता की हत्या कर दी गई। जो लोग शार्लोट के अंकल को राजा बनाना चाहते थे, उन्होंने शार्लोट के पिता के बच्चों को भी मारने की सोची, यहां तक कि खुद शार्लोट को भी। केयरटेकर ने बताया कि एक रात शार्लोट की मां को एक कप में जहरीला जादू मिला पानी पिलाया गया, जिससे उनका दिमाग खराब हो गया। उस दिन से शार्लोट की मां हमेशा डर में जीती थीं और आसपास के सभी लोगों को दुश्मन मानती थीं जो उनके पति और बच्चे को मारना चाहते थे। यहां तक कि जब शार्लोट अपनी मां से मिलने गई तो उनकी मां ने उसे पहचाना नहीं। जब से शार्लोट की मां को जहर दिया गया, तब से वो हमेशा एक गुड़िया को शार्लोट मानती थीं और टैबिथा उस गुड़िया का नाम था जिसे उनकी मां हमेशा अपने पास रखती थीं। परिवार की इन सारी दिक्कतों ने शार्लोट को, जो पहले खुशमिजाज थी, शांत और उदासीन बना दिया। हत्यारे इसके बाद भी शार्लोट को मारने के रास्ते ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नामुमकिन काम दिए, जैसे 3 सिर वाले ड्रैगन से लड़ना, पर शार्लोट ने हर काम अपनी जान पर खेलकर पूरा किया ताकि वो खुद को और अपनी मां को बचा सके। यह देखकर कि शार्लोट हर चुनौती को पार कर सकती है, मौजूदा राजा के समर्थक सिर्फ उसे नाइट का खिताब दे सके और उसे चिस्टन में पढ़ने के लिए भेज सके। उस रात चिस्टन एकेडमी में मॉन्ग एक दवाई बना रही थी जिससे कोई भी सच बोल सके। साइटो ने वही बर्तन लिया और उसे गर्म पानी से भरकर गर्म टब बना लिया। साइटो जब टब में डूब रहा था तभी सिएस्टा जिज्ञासा से वहां आई। अचानक साइटो पानी से बाहर निकला, जिससे सिएस्टा पूरी भीग गई। इसलिए उसने फैसला किया कि वो भी साइटो के साथ नहाएगी। बिना कुछ सोचे वो निर्वस्त्र हुई और साइटो के साथ टब में चली गई, जिससे वो बहुत शर्मा गया। उसी समय ग्रामोंट और मॉन्ग की डेट चल रही थी। ग्रामोंट हमेशा की तरह फ्लर्ट कर रहा था, जिससे मॉन्ग को शक हुआ कि वो यही बातें दूसरी लड़कियों से भी करता होगा। इसलिए मॉन्ग ने फैसला किया कि वो ग्रामोंट को सच बताने पर मजबूर करेगी। उसने वो दवाई ग्रामोंट के पानी में मिला दी। ठीक उसी समय लुईस साइटो को ढूंढते हुए आई ताकि वो उसे वापस ले जा सके। तभी उसने साइटो को सिएस्टा के साथ टब में नहाते हुए देखा। लुईस चली गई और उसके दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि साइटो किसी और लड़की के साथ नंगा होकर डेट कर रहा है, जिससे वो पागल हो गई। लुईस को इतना गुस्सा आया कि वो ग्रामोंट और मॉन्ग की टेबल तक गई। वो ग्लास उठाया जिसमें मॉन्ग ने दवाई डाली थी और पूरा पी गई। नहाने की डेट खत्म होने पर साइटो रूम में वापस आया और उसके सामने एक बहुत ईमानदार लुईस थी। वो प्यार से साइटो पर झुकी और कहा कि तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए और उस लड़की के साथ क्यों थे। फिर लुईस पास आई और उसे गले लगा लिया, कमजोर बनते हुए। लुईस ने यह भी कहा कि वो साइटो से बहुत प्यार करती है। अब गैलिया रॉयल फैमिली पर चलते हैं। फ्रेडरिका चिंतित थी क्योंकि शार्लोट को काम मिला था। भले ही उसने शार्लोट की मदद करने का फैसला किया, पर फ्रेडरिका को एहसास हुआ कि मामला छोटा नहीं है। शार्लोट सो रही थी, पर उसे उन बुरी चीजों के बारे में बुरे सपने आ रहे थे जो उसके साथ हुई थीं। फ्रेडरिका प्यार से आई और अपनी दोस्त को गले लगा लिया और कहा कि आराम से सो जाओ। अगली सुबह लुईस पर दवाई का असर अभी भी बाकी था। वो अब भी साइटो को अपने पास चाहती थी।
लुईस पूरी तरह से बदल गई थी। वो साइटो के साथ बहुत प्यार से पेश आई। जब साइटो जाने लगा तो लुईस ने उसे गले लगाकर विदा किया। साइटो को पिछली रात याद आया जब मोंग ने आकर उसे अजीब घटना के बारे में बताया। लुईस ने जो पिया वो प्यार की दवाई लव पोशन थी, जिसे मोंग ने ग्रेमोंट को अपना बनाने के लिए बनाया था। जब ग्रेमोंट ने यह सुना तो वो बहुत भावुक हुआ और दोनों लुईस के रूम में किस करने वाले थे, पर साइटो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने उन दोनों को अलग कर दिया। उसने मोंग से जल्दी से मामला सुलझाने और लुईस को पहले जैसा बनाने के लिए कहा। अगली पर मोंग के पास ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा कि दवा का असर खत्म होने में 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है। वो ठीक से नहीं जानती। और अब लुईस साइटो से प्रेमिका की तरह चिपक गई थी। ठीक उसी समय सिएस्टा वहां आ गई और उसने लुईस को साइटो को गले लगाए देखा। सिएस्टा को अंदर से बुरा लगा और लुईस ने कहा कि साइटो बाहर जरूर सिएस्टा से मिलने गया होगा। तनाव बढ़ गया। दोनों लड़कियां गुस्से में चली गईं और साइटो को पहले सिएस्टा को समझाने के लिए जाना पड़ा। साइटो ने समझाया कि लुईस उससे इसलिए चिपकी हुई है क्योंकि उसने गलती से मोंग की प्यार की दवाई पी ली है। सिएस्टा को यकीन नहीं हुआ और कहा कि भावनाएं बदलने वाली दवाइयां कानून के खिलाफ हैं। ये सुनकर साइटो को कुछ याद आया और वो लुईस के रूम की तरफ दौड़ा। जब साइटो रूम में पहुंचा तो उसने एक दिलचस्प नजारा देखा। लुईस के कपड़े जानबूझकर फर्श पर फैलाए हुए थे और वो साइटो को बहकाने के लिए नाइट गाउन पहनकर बेड पर लेटी थी। साइटो ने लुईस को कपड़े पहनने के लिए कहा, पर लुईस मायूस हुई और कहा कि जरूर वो आकर्षक नहीं है, इसलिए साइटो दूसरी लड़कियों को ढूंढता है। इसके अलावा वे एक ही रूम में रहते हैं, पर साइटो ने लुईस के साथ कुछ नहीं किया। ये सुनकर साइटो लुईस के पास गया और सिर्फ उसे कपड़े पहनने को कहा। लुईस ने आगे बढ़कर उसे दबा दिया, पर साइटो ने कुछ नहीं किया, जिससे लुईस को बहुत दुख हुआ। साइटो ने उसे गले लगाया, सांत्वना दी और वादा किया कि वो उसे पहले जैसा बना देगा। साइटो सीधे मोंग और ग्रामोंट के पास गया। उसने बिना खटखटाए दरवाजा खोल दिया। साइटो गुस्से में कहा कि मोंग ने प्यार की दवाई बनाई है तो उसे ठीक करने का तरीका पता होना चाहिए। मोंग ने कहा कि सामान कम है, इसलिए वो दवाई काट एंटीडोट नहीं बना सकती। मोंग ने बताया कि सामान इकट्ठा करना मुश्किल है, जैसे परी के आंसू, फेरी टीयर्स। साइटो को लगा कि मोंग आलस कर रही है और दवा नहीं बनाना चाहती, इसलिए उसने डर दिखाया कि वो प्रिंसिपल को बता देगा कि मोंग ने कानून के खिलाफ दवा बनाई है। कानून शब्द सुनते ही मोंग डर गई और वादा किया कि वो खुद सामान ढूंढेगी। साइटो ने उसे जोर दिया कि वो कल तक सामान ढूंढ ले, जिससे मोंग टाल नहीं सकी। मोंग ने बताया कि परी के आंसू लैक्डोरियन झील में मिलते हैं, जहां जल परियां वाटर फेरीज जल के तत्व से समझौता कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रात को लुईस ने फिर से साइटो को परेशान किया, पर जितना ज्यादा वो ऐसा करती उतना ज्यादा साइटो उसे ठीक करने के लिए पक्का इरादा कर लेता। अगली सुबह ग्रामोंट, मोंग, साइटो और लुईस गालिया और चिस्टन की सीमा की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचते ही ग्रामोंट खुश होकर आगे दौड़ा, जिससे मोंग हार मान गई। लुईस ने साइटो के लिए कुछ बुना था, जिसे साइटो ने टोपी समझा, पर वो असल में जेलीफिश के आकार का एक स्वेटर था और पहनने पर वो फटे हुए पोछे जैसा लग रहा था। आगे ग्रामोंट तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो गिरकर पानी में जा गिरा। पर अजीब बात यह थी कि लैक्डोरियन झील का पानी यहां तक कैसे भर गया। मोंग ने कहा कि हो सकता है कि जल परियां बहुत गुस्से में हों, इसलिए पानी का स्तर अजीब तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। पास जाकर देखा तो पूरा गांव पानी में डूबा था। अगर पानी इतना ऊपर आ गया है तो उन्हें लैक्डोरियन झील को ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वे बस शाम तक इंतजार कर सकते थे, तब जल परियां आएंगी। उस शाम सूरज डूबने पर मोंग जल परी को ढूंढने गई। उसने अपने मास्टर मेंढक फ्रॉग मास्टर को बुलाया। उसने मेंढक के सिर पर अपने खून की एक बूंद डाली और हुक्म दिया कि वो पुराने जल परी के पास जाए और उसे बताए कि वो मिलना और बात करना चाहती है। मेंढक ने हुक्म माना और चला गया। जल परी जहां रहती थी वहां ढूंढने के बाद वो उसे वापस सबके पास लेकर आएगी। नीचे पेड़ के पास लुईस गहरी नींद में सो रही थी। मोंग ने बताया कि वो भी अपने पिता के साथ यहां आई थी ताकि जल परी से समझौता कर सके, इसलिए मेंढक पर खून का निशान देखकर परी उसे पहचान लेगी। आंसू लेने के तरीके के बारे में मोंग ने बताया कि आंसू सिर्फ एक नाम था। असल में दवा बनाने के लिए उन्हें परी के शरीर का एक हिस्सा लेना पड़ता है। आखिर में मोंग ने चेतावनी दी कि अगर जल परी गुस्सा हो गई तो कोई भी आंसू शब्द नहीं बोलेगा। ये सुनते ही जल परी तुरंत आ गई। मोंग सीधे बात पर आई। उसने कहा कि परी अपने शरीर का एक हिस्सा दे दे। जल परी ने मना कर दिया। तभी साइटो आगे आया और परी से आंसू देने के लिए कहा। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया, भीख मांगी और वादा किया कि परी जो भी चाहेगी वो करेगा। जल परी मान गई, पर उसने शर्त रखी कि साइटो को उन लोगों को मारना पड़ेगा जिन्होंने जल परी पर हमला किया।
हमले के कारण ही जल परी को खुद को बचाने के लिए पानी का स्तर बढ़ाना पड़ा था। साइटो ने तुरंत शर्त मान ली और वहीं काम शुरू कर दिया। जैसे ही रात गहरी हुई, सब पेड़ के नीचे खड़े होकर बुराई के आने का इंतजार करने लगे। ग्रामोंट को लगा कि जो कोई झील के नीचे हमला कर सकता है वो मामूली नहीं होगा। तभी लुईस जाग गई और फिर से साइटो को परेशान करने लगी। साइटो ने उसे शांत किया ताकि कोई उन्हें देख न ले। ठीक उसी समय उन सबने 2 जादूगरों को मंत्र जपते हुए देखा। साइटो आगे बढ़ा ताकि उन्हें रोक सके और ग्रामोंट भी उसके पीछे आ गया, भले ही वो चाहता नहीं था। ग्रामोंट की योजना ये थी कि वो दूर से हमला करेगा ताकि तलवार से लड़ रहे साइटो को कवर मिल सके। ग्रामोंट आगे आया और हमला किया। उसने जमीन का इस्तेमाल किया और दोनों शक वाले लोगों पर लगातार हमले किए, पर एक भी हमला उन्हें छू नहीं पाया। अब साइटो आगे आया। इस बार उसने अपने हाथ पर बने निशान की ताकत को काबू में कर लिया था। निशान चमकना शुरू हो गया, जिससे साइटो को हमला करने का पूरा भरोसा हो गया। पर दुश्मन ने जवाब में आग का जादू किया, जिससे साइटो को पीछे हटना पड़ा। पर वो फिर से आगे बढ़ा और नहीं रुका। हालांकि दोनों अजीब लोगों ने एक साथ हमला किया, जिससे साइटो दूर जा गिरा। दोनों ढके हुए लोग साइटो के पास आ रहे थे कि लुईस साइटो को बचाने के लिए मैदान में उतरी। उसने अपना 0 जादू इस्तेमाल किया, जिससे दोनों उड़ गए। तब खुलासा हुआ कि वे दोनों फ्रेडरिका और शार्लोट थीं। आखिरकार लड़ाई रुक गई और सभी 6 लोग एक साथ मिले ताकि मामले को सुलझाया जा सके। फ्रेडरिका ने बताया कि अगर शार्लोट जलपरी को नहीं मारती तो वो मुसीबत में पड़ जाती। शाही परिवार ने शार्लोट को जलपरी को मारने का हुक्म दिया था ताकि पानी का स्तर पहले जैसा हो जाए। साइटो को अब लगा कि जलपरी किस बात से परेशान थी। उसने मोंग से परी को फिर से बुलाने और पूछने के लिए कहा। जलपरी आई और बताया कि वो इसलिए गुस्से में थी क्योंकि इंसानों ने उसका खजाना चुरा लिया था और उसे वापस लेने का एकमात्र तरीका ये था कि वो खोजना शुरू करे और पूरे संसार को डुबो दे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जलपरियां सिर्फ पानी के नीचे ही काम कर सकती हैं। परी ने बताया कि वह खजाना अनवारी की अंगूठी थी। मोंग ने यह भी बताया कि इस अंगूठी में नकली आत्माएं, फेक सोल्स बनाने की ताकत है। और परी ने कहा कि जिसने अंगूठी चुराई उसका नाम क्रोम गले था। ये सुनकर साइटो ने तुरंत परी से वादा किया कि वो क्रोम गले को ढूंढकर अंगूठी वापस लाएगा। ग्रामोंट ने साइटो को रोका और कहा कि परी किसी भी इंसान पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी जिससे वो पहली बार मिल रही है। पर परी ने साइटो पर भरोसा किया क्योंकि वो गैंडाल्फ है और गैंडाल्फ हमेशा अपना वादा निभाता है। सब हैरान थे कि गैंडाल्फ क्या है, पर साइटो ने परवाह नहीं की। उसे बस इतना पता था कि वो परी के लिए अंगूठी ढूंढेगा, पर उसने ये वादा नहीं किया कि वो कब तक ढूंढेगा, क्योंकि परी के लिए समय हमेशा रहता है। उसने कहा कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो ढूंढ लेगा। आखिर में परी के आंसू मिलने के बाद साइटो ने उससे पानी वापस झील में खींचने के लिए कहा। परी ने बिना कुछ सोचे वापस जाना शुरू कर दिया और पानी का स्तर भी कम हो गया। घर वापस आने पर लुईस प्यार की दवाई के असर से बाहर आ गई, पर उसने जो कुछ किया था वो भूल नहीं पाई। ये सोचकर लुईस को शर्म और अपमान दोनों महसूस हुए, इसलिए उसने चाबुक निकाला और साइटो को सजा दी। ठीक उसी समय राजकुमारी हेनरिएटा उनका स्वागत करने आई। राजकुमारी ने कहा कि चिस्टन के छोटे राज्य को बचाने के लिए उसके पास जर्मेनिया के साथ मजबूत गठजोड़ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और राजकुमारी लुईस और साइटो से ये चाहती थी कि वे एक खत ढूंढे जिसे हेनरिएटा ने अल्बियन के राजकुमार वेल्स को भेजा था। उस खत में कुछ ऐसी जानकारी थी जिससे उनकी शादी टूट सकती थी। ठीक उसी समय ग्रामोंट दरवाजा खोलकर अंदर आया। पता चला कि वो शुरू से सबकी बातें सुन रहा था। ग्रामोंट ने भी राजकुमारी हेनरिएटा से कहा कि वो काम उसे दे। आखिर में हेनरिएटा मान गई और ग्रामोंट को लुईस और साइटो का साथी बना दिया। बातचीत खत्म होने के बाद साइटो को वापस अपने कपड़े धोने के काम पर लगना पड़ा। कपड़े धोते हुए सिएस्टा वहां से गुजरी। इस बार वो साइटो से प्यार की दवाई के मामले में शक करने के लिए माफी मांगने आई थी। प्यार की दवाई और परी की झील की बात याद करके साइटो को वो नाम गैंडाल्फ याद आया जो उसे दिया गया था। साइटो हमेशा गैंडाल्फ नाम के बारे में सोचता था, इसलिए वो इतिहास के टीचर के पास गया। टीचर ने यहां गैंडाल्फ नाम के बारे में समझाया। वो नाम एक मास्टर के लिए इस्तेमाल होता था जिसके पास खालीपन वॉइड का जादू हो, जो 4 बुनियादी तत्वों के अलावा 5वां तत्व था। हालांकि खालीपन का जादू सिर्फ कहानियों में था और अभी तक उसका होना साबित नहीं हुआ था। टीचर ने यह भी बताया कि साइटो के हाथ पर बना निशान गैंडाल्फ के निशान रून जैसा दिखता है। पर जब तक खालीपन के जादूगर का होना साबित नहीं होता, गैंडाल्फ सिर्फ एक नाम है। और अफसोस की बात यह थी कि ऐसा कुछ नहीं था जो साबित कर सके कि साइटो गैंडाल्फ है। बातचीत करते हुए साइटो ने टेबल पर रखी एक बदबूदार टेस्ट ट्यूब देखी। टीचर ने कहा कि यह पुराने ड्रैगन का खून है, पर साइटो को यकीन नहीं हुआ।
लुईस के रूम में जाते हैं जहां वे राजकुमार वेल्स को भेजा गया खत वापस लेने के लिए योजना बना रहे थे। जब लुईस अपने बेकार के जादू की ताकत को लेकर चिंतित थी तो साइटो ने उसे सांत्वना दी और उसने कहा कि कुछ भी हो वो लुईस को बचाएगा। अगले दिन तीनों काम के लिए निकल पड़े। उससे पहले राजकुमारी हेनरिएटा ने लुईस को अपनी मां की तरफ से एक तोहफा दिया और उन्होंने कहा कि वे लोगों को एल्बियन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए गार्ड भेजेंगी। जाने से पहले ग्रामॉन्ट का मास्टर आया और लुईस को गले लगाने के लिए कूद गया, पर असल में वो तिल मोल हेनरिएटा की अंगूठी लेना चाहता था क्योंकि उसे जेम्स बहुत पसंद थे। जब लुईस ग्रामॉन्ट के परेशान करने वाले मास्टर से परेशान थी तभी राजकुमारी हेनरिएटा का गार्ड आ गया। उसका नाम वॉर्ड्स था और वो ग्रिफिन नाइट कैवलरी का कैप्टन था, जो एक मशहूर जादुई शूरवीर दल था। वॉर्ड्स ने लुईस को देखा और कहा कि वो उसकी मंगेतर फियांसी है। उसने लुईस को एक बच्चे की तरह उठा लिया जिससे वो बहुत शर्मा गई। इस समय फ्रेडरिका जाग गई और गुस्सा हुई कि लुईस को एक हैंडसम आदमी ने उठा रखा है। काम पर जाते हुए वॉर्ड्स ने बताया कि वो अपनी मर्जी से इस काम में शामिल हुआ है क्योंकि उसे पता चला था कि लुईस भी जा रही है। थोड़ी देर चलने के बाद वे लारोशेल बंदरगाह शहर में पहुंचे। इस शहर की इमारतें पत्थरों से बनी थीं और सिर्फ स्क्वायर लेवल का जादूगर ही ऐसे घर बना सकता था। सूरज डूबने वाला था और चारों को एक होटल में रात गुजारनी पड़ी। यहां साइटो ने वॉर्ड्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जिससे लुईस को बुरा लगा। लुईस को लगा कि साइटो को थोड़ी जलन हो रही है, इसलिए उसने समझाया कि मंगेतर सिर्फ दो परिवारों के बीच का समझौता है और वो ऐसा नहीं चाहती। भले ही वॉर्ड्स कितना भी अच्छा आदमी हो, लुईस ने कहा कि साइटो को हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि वो उसका मास्टर है। उस रात होटल में चारों एक साथ रात का खाना खा रहे थे। वॉर्ड्स ने साइटो के बारे में बहुत कुछ कहा, जैसे उसने ग्रामॉन्ट को कैसे हराया और विनाश की छड़ी का इस्तेमाल कैसे किया। वॉर्ड्स को बहुत जिज्ञासा हुई और उसने साइटो को अगले दिन जहाज के निकलने से पहले लड़ने के लिए कहा। साइटो मान गया। खाना खाने के बाद वॉर्ड्स लुईस को अपने रूम में ले जाना चाहता था ताकि वो कोई जरूरी बात कर सके। साइटो और ग्रामॉन्ट के रूम में ग्रामॉन्ट साइटो को अकेला छोड़कर एक लड़की को पटाने चला गया जिस पर उसकी नजर थी। सिर्फ साइटो और उसकी काली तलवार बचे। साइटो को याद आया कि दे ने भी उसे गैंडाल्फ कहा था। जब साइटो ने पक्का किया तो दे ने कहा कि वो गैंडाल्फ है क्योंकि 6000 साल से दे के सभी साथी गैंडाल्फ थे। साइटो ने सोचा कि दे उसे इसलिए मिला क्योंकि उस दिन लुईस के पास पैसे नहीं थे और उसे दे जैसी टूटी फूटी तलवार चुननी पड़ी। पर दे ने जोर देकर कहा कि साइटो गैंडाल्फ है और साइटो की ऋण शक्ति हथियारों को ताकतवर बनाना है। साइटो ने पूछा कि क्या वो दे का इस्तेमाल करके वॉर्ड्स से लड़ता है तो वो जीत सकता है। तो उसने जवाब दिया कि ये सब साइटो पर निर्भर करता है क्योंकि दे तो बस एक औजार है। लुईस और वॉर्ड्स के रूम में दोनों कुछ शराब पी रहे थे। वॉर्ड्स ने उम्मीद जताई कि काम पूरा होने के बाद लुईस उससे शादी कर लेगी। लुईस को यह अचानक लगा, इसलिए उसने वॉर्ड्स को जवाब नहीं दिया। जब वो लुईस को किस करने वाला था तो लुईस को साइटो याद आया और उसने उसका नाम ले लिया, जिससे वॉर्ड्स का मन नहीं किया। फिर वो चला गया, कोई दूसरा रूम किराए पर ले लिया और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वो लुईस का दिल जीत लेगा। होटल के बाहर फुके और क्रोम गले चारों की हर हरकत देख रहे थे। अगले दिन वॉर्ड्स और साइटो की लड़ाई का समय आ गया। लुईस बाहर खड़ी थी और साइटो को लड़ाई रोकने के लिए कह रही थी, पर उसने फैसला कर लिया था। वॉर्ड्स ने कहा कि उसकी बेकार की ताकत लुईस को बचाने के लिए काफी नहीं है। आखिरकार साइटो हार गया। उस शाम वो अकेला खड़ा सूरज डूबते देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लुईस साइटो से बात करने आई। अपने मास्टर को दुखी देखकर लुईस ने उसे सांत्वना दी कि उसका विरोधी एक शाही शूरवीर था, इसलिए हारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लुईस ने कहा कि उसे अब भी एक नौकर और रक्षक चाहिए, पर साइटो ने नहीं सोचा। लुईस के पास अब वॉर्ड्स था बचाने के लिए। वो हारने और लुईस को खो देने के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने लुईस से कुछ और नहीं कहने के लिए कहा, जिससे वो चली गई। और उसने साइटो को यह भी बताया कि उसने वॉर्ड्स से शादी कर ली है, जिससे वो हैरान हो गया। जब साइटो सदमे में था, लुईस की बात सुनकर ग्रामॉन्ट आया और कहा कि चलने का समय हो गया है। ठीक उसी समय जमीन हिलने लगी। फुकेट का गोलम जमीन के नीचे से आ गया। इस बीच वॉर्ड्स लुईस को काम पर ले जाने के लिए तैयार था। उसने साइटो और ग्रामॉन्ट को छोड़ दिया और कहा कि वे दोनों पहले ही वापस चले गए हैं। उसने कहा कि ये काम सिर्फ वो और लुईस कर सकते हैं। साइटो फुकेट से लड़ रहा था। गोलम ने साइटो पर पहले हमला किया, पर इस बार उसने जल्दी से उसकी बाह काट दी, पर गोलम तुरंत ठीक हो गया। ग्रामॉन्ट भी लड़ाई में शामिल हुआ। उसने और कई गोलम बुलाए और फुकेट पर एक साथ हमला किया। ग्रामॉन्ट के सभी गोलम ने फोके को घेर लिया, पर उसके गोलम ने उन सबको आसानी से साफ कर दिया। इस समय वॉर्ड्स और लुईस को ले जाने वाले जहाज ने सीटी बजाई और जहाज ने बंदरगाह छोड़ दिया।
पता चला कि जब से फ्रेडरिका ने वार्ड्स को देखा उसे शक हुआ था। उसने पूरा दिन ढूंढने में बिताया कि वे कहाँ जा रहे हैं, और फिर उसने उन दोनों को गोलम से लड़ते हुए देखा। साइटो को आश्चर्य हुआ कि लुईस और वार्ड्स कहाँ थे। उसने होटल के रिसेप्शन पर पूछा। रिसेप्शन ने कहा कि वे दोनों बहुत पहले चले गए थे, और ये भी कहा कि साइटो और ग्रामोंट पहले ही वापस चले गए हैं, भले ही साइटो ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। साइटो दौड़कर बाहर आया और पूछा कि बंदरगाह कहाँ है, तो ठीक उसके ऊपर वो जहाज था जिस पर उसे होना चाहिए था। साइटो को आश्चर्य हुआ कि जहाज क्यों उड़ रहा है। फ्रेडरिका ने समझाया कि एल्बियन बादलों में एक महाद्वीप है, इसलिए जादुई जहाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्रामोंट ने यह भी बताया कि आज रात जब दोनों चांद पास हैं तब एल्बियन जमीन के सबसे करीब होता है। इस बीच जहाज पर लुईस को साइटो की आवाज सुनाई दी, पर अजीब बात थी कि जहाज इतना ऊपर आ गया था फिर भी वो सुन सकती थी। इस बात ने वार्ड्स को लुईस और साइटो के बीच के रिश्ते पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। लुईस ने यह देखकर वार्ड्स से कहा कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। साइटो को अब समझ आ गया कि वार्ड्स ने उसे और ग्रामोंट को क्यों छोड़ा, इसका फुकेट के शाम के हमले से कोई लेना देना था। साइटो को वार्ड्स और फुकेट के रिश्ते पर पक्का यकीन नहीं था, पर उसे एक बात पक्का पता थी कि लुईस खतरे में है। इस समय ग्रामोंट के मास्टर ने आकर अपने मालिक को बेहोश कर दिया। एल्बियन महाद्वीप पर पहुंचने के बाद लुईस और वार्ड्स एक चर्च में गए और अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक सेना घात लगाकर बैठी थी। वार्ड्स ने लुईस का परिचय चिस्टन की राजदूत एम्बेसडर के तौर पर कराया, जो राजकुमार वेल्स से मिलने आई हैं। एक गार्ड आगे आया और कहा कि उसे यकीन नहीं है क्योंकि चिस्टन में कोई इस जगह के बारे में नहीं जानता। लुईस आगे बढ़ी और समझाया कि वो राजकुमारी हेनरिएटा के हुक्म पर यहां आई हैं और भरोसा जीतने के लिए राजकुमारी की अंगूठी दिखाई। तब दूसरे गार्ड ने भी अपनी अंगूठी दिखाई जो लुईस की अंगूठी जैसी थी, और लुईस से अंगूठी को पास लाने के लिए कहा ताकि दोनों रत्न करीब आ सकें। जब दोनों रत्न करीब आए तो उनसे एक रोशनी निकली। गार्ड ने समझाया कि उसकी अंगूठी हवा का माणिक्य रूबी ऑफ विंड है और लुईस की अंगूठी पानी का माणिक्य है। पानी और हवा ने इंद्रधनुष बनाया जिसने दो शाही परिवारों को जोड़ दिया। और फिर उसने अपनी टोपी उतारी और खुद को राजकुमार वेल्स बताया। इसके बाद दोनों एक साथ बैठे। लुईस ने राजकुमारी का पत्र वेल्स को दिया, जिसे पढ़कर वो थक गया। वेल्स ने वो खत लिया जो हेनरिएटा ने उसे पहले भेजा था और लुईस को दिया। लुईस ने जिज्ञासा से पूछा कि राजकुमार वेल्स को निर्वासित एग्जाइल्ड क्यों किया गया था, पर उसे जवाब नहीं मिला क्योंकि ये उसके राजदूत अधिकार से बाहर था। वेल्स ने यह भी बताया कि इस सब झगड़े के पीछे रिकॉन्क्विस्टा नाम का एक संगठन है। रईस सिर्फ प्यादे हैं जिनका रिकॉन्क्विस्टा फायदा उठाता है। आखिर में वेल्स को पता चल गया कि वे कौन है और कसम खाई कि वो अपने देश को बचाएगा, भले ही उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वेल्स ने उम्मीद जताई कि लुईस ये सब हेनरिएटा को बता देगी। जब लुईस बाहर निकली तो वार्ड्स इंतजार कर रहा था। उसने लुईस पर जोर दिया कि वो यहीं शादी कर ले और राजकुमार वेल्स को गवाह बनने के लिए कहा। बेशक लुईस ने मना कर दिया क्योंकि ये बहुत जल्दी था और उसे चिस्टन वापस जाना था। इस समय वार्ड्स ने लुईस को जोर से गले लगा लिया और कहा कि रिकॉन्क्विस्टा को लुईस की जरूरत है। ये सुनकर लुईस वार्ड्स से शादी नहीं करना चाहती थी और बस घर जाना चाहती थी। लुईस वार्ड्स से जैसे ही छूटी वो उसके साथी से मिली। उसने जादू का इस्तेमाल किया जिससे लुईस को उसकी बात माननी पड़ी। ठीक उसी शाम शादी हो गई। दोनों ने कसम खाई और भले ही लुईस नहीं चाहती थी, उसे माननी पड़ी क्योंकि उसे हिप्नोटाइज्ड किया गया था। ठीक उसी समय वो अकेला आदमी जो सहमत नहीं था आ गया। साइटो ने चर्च का दरवाजा तोड़ा और जोर से लुईस का नाम पुकारा। उसकी आवाज ने अनजाने में हिप्नोटिज्म तोड़ दिया। साइटो तिल के जरिए लुईस की अंगूठी की आग का पीछा करते हुए यहां पहुंचा था। जैसे ही वार्ड्स का भेद खुला, उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे वेल्स की छाती में घोंप दी, जिससे राजकुमार वहीं गिर गया। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वेल्स ने जल्दी से वो अंगूठी लुईस को दे दी। वार्ड्स ने फोके को साइटो को मारने के लिए कहा, पर उसने फोके को एक बेकार औरत कहा। साइटो ने वार्ड्स की तलवार पकड़ी और खड़ा हुआ, जिससे वो एक कदम पीछे हट गया। साइटो के हाथ पर रून चमक उठा और काली तलवार को एक नुकीली तलवार में बदल दिया। वार्ड्स ने जादू से हमला किया जो सीधे साइटो की तरफ गया। साइटो ने बदली हुई तलवार से वार्ड्स के जादू को सोख अब्जॉर्ब लिया और कूदकर जवाब में हमला किया। साइटो के एक ही वार ने वार्ड्स के आग के जादू को दो हिस्सों में काट दिया और वार्ड्स को लगा, जिससे वो झुक गया। हार जीत अब कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि वार्ड्स ने वेल्स को मार दिया था और हेनरिएटा का गोपनीय पत्र ले लिया था और उसका आखिरी मकसद लुईस को भी मारना था। वार्ड्स ने तलवार को सीधे जमीन में घोंप दिया, जिससे चर्च जोर से हिलने लगा। पल भर में पूरी जगह आग से भर गई। ठीक उसी समय फ्रेडरिका और शार्लोट आए और उन दोनों को खतरे से बाहर निकाल लिया।
लुईस को बहुत बुरा लगा। उसके अंदर दुख और मायूसी भरी थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वॉर्ड्स उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी समय साइटो ने उसे सांत्वना देते हुए किस किया, जिससे लुईस का दुख कुछ कम हुआ। एल्बियन में लड़ाई खत्म होने के बाद लुईस अपनी आखिरी चीज के साथ चिस्टन वापस आई और उसे राजकुमारी हेनरिएटा को सौंप दिया। लुईस को बहुत अपराध बोध हुआ क्योंकि उसे पता नहीं था कि वॉर्ड्स इस सब का मास्टरमाइंड है, पर हेनरिएटा ने उसे दोषी नहीं ठहराया, गले लगा लिया और धन्यवाद किया। इस समय प्रिंसिपल के रूम में वो टीचर को छुट्टी दे रहे थे ताकि वो उस ड्रैगन को ढूंढने जा सकें जिसका उन्होंने जिक्र किया था। ठीक उसी समय लुईस को रिपोर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के रूम में बुलाया गया। लुईस की रिकॉन्क्विस्टा के बारे में रिपोर्ट सुनकर प्रिंसिपल ने जानकारी हासिल कर ली और सबसे बुरे के लिए तैयार होने लगे। इसके बाद लुईस ने खालीपन के जादूगर के बारे में पूछा। टीचर ओडो ने जवाब दिया कि खालीपन का जादूगर सिर्फ कहानियों में था और बहुत पहले खत्म हो चुका था, और अगर लुईस सच में खालीपन की जादूगरनी है तो साइटो जरूर गैंडाल्फ होगा। लुईस कपड़े बदलने के लिए रूम में वापस आई, तभी साइटो अचानक वापस आ गया, जिससे वो हैरान हो गई। किसके बाद साइटो के शांत व्यवहार से वो परेशान हो गई। लुईस ने साइटो को बाहर निकाल दिया, जिससे वो समझ नहीं पाया। इस समय सिएस्टा वहां से गुजरी और उसे मिल गई। मौका देखकर साइटो ने सिएस्टा के किसी दूसरे देश से आए दादा के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसके दादा एक ड्रैगन पर सवार थे और गिर गए थे। ये सुनकर साइटो को अपने देश के बारे में एक बड़ा सुराग मिला, इसलिए उसने सिएस्टा के साथ उसके दादा की जगह जाने को कहा। इस समय झाड़ी के पीछे फ्रेडरिका, शार्लोट और ग्रामंट पूरी बातचीत सुन रहे थे। लुईस साइटो से माफी मांगने की कोशिश कर रही थी कि उसने उसे बाहर निकाल दिया। तभी उसने साइटो को सिएस्टा के साथ जाते हुए देखा। वो किचन में मैकडो से पूछने गई तो उसे पता चला कि सिएस्टा अपने गांव टाबी जाने के लिए छुट्टी पर है। ये सुनकर लुईस ने सोचा और साइटो और सिएस्टा का पीछा करने का फैसला किया। इस समय टाबी गांव में सिएस्टा साइटो को नक्शे पर ड्रैगन की जगह बता रही थी। तभी फ्रेडरिका अचानक आ गई। ऊपर शार्लोट और उसका मास्टर भी उड़कर आए। जमीन के नीचे से ग्रामॉन्ट का मास्टर भी आया और वो भी वहां पहुंच गया। फ्रेडरिका ने कहा कि वे सब इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने साइटो को खजाना ढूंढने के बारे में बात करते हुए सुना था और वे सब इसमें रुचि रखते हैं। फिर सब एक गुफा की तरफ चले गए। फ्रेडरिका के मास्टर ने आगे रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंख का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद टीचर और लुईस भी आ गए। यहाँ सबका एक ही मकसद था, पर लुईस सिर्फ साइटो से मिलने आई थी। लुईस साइटो से मिलते ही लड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। गुफा के आखिरी सिरे पर पहुंचने के बाद सबको एक खाली घर मिला। बाहर जापानी भाषा में किसी का नाम खुदा हुआ था और बेशक साइटो हैरान हो गया। फिर सबने घर का दरवाजा खोला और अंदर चले गए और उनकी आंखों के सामने एक हवाई जहाज एरोप्लेन था जिसे बाकी सब ड्रैगन कह रहे थे, और सिएस्टा जापानी जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि उसके दादा जापानी थे। इतिहास के टीचर ने कहा कि साइटो अब अपने देश जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक दूसरा हवाई जहाज भी था जिसका इस्तेमाल सिएस्टा के दादा ने आसमान में ग्रहण इक्लिप्स की जगह पर उड़ान भरने के लिए किया था ताकि वो पृथ्वी पर वापस जा सके, पर अफसोस कि उन्होंने वह मौका गंवा दिया। दूसरे शब्दों में, अगर साइटो ग्रहण के सही समय पर उड़ान भरता है और उसमें चला जाता है तो वो घर जा सकता है। यह सब सिर्फ टीचर का अंदाजा था, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। साइटो ये जानता था, पर उसके अंदर घर जाने की उम्मीद जगी। यात्रा खत्म होने के बाद हवाई जहाज को चिस्टन लाया गया। साइटो को रूम में रखी टीचर की टेस्ट ट्यूब याद आई। वो तरल पदार्थ जिसे टीचर ड्रैगन का खून मानते थे, असल में पेट्रोल था, वो चीज जो हवाई जहाज को चला सकती थी। साइटो ने जादू का इस्तेमाल करके पेट्रोल दुगना करने का सुझाव दिया ताकि हवाई जहाज को काफी ईंधन मिल सके। साइटो देखने के लिए हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठा और अचानक उसे चलाना आ गया। दे ने कहा कि उसमें किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने की ताकत है, बशर्ते वो हथियार के तौर पर बनाया गया हो, और ये हवाई जहाज भी ऐसा ही था। लुईस बाहर खड़ी थी। लुईस आखिरकार जाग गई। जागने के तुरंत बाद उसने साइटो को डांटा और उसे किस किया, और यहीं पर जीरो के मास्टर की कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है।